वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और जी हाँ, म्यूचुअल फंड से दूरी, एनपीएस और इंश्योरेंस से यारी, ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे निवेशक अब थोड़ा सा बाजार के उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए कई जो सवाल आते हैं उसमें अक्सर ये पाया जा रहा है कि उनका रुझान एनपीएस में शिफ्ट हो जाने को लेकर है या अपने लिए कोई इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट स्कीम खरीद लेने को लेकर है, जहां उनको लगता है कि थोड़ी सी सेफ्टी है। क्या ये स्ट्रैटेजी सही है? क्या इससे आपको बचना चाहिए? क्या उतार चढ़ाव ही एक मौका है इक्विटी बाजार में पार्टिसिपेट करने का और लंबी अवधि में ज़्यादा कमाई कमाने का? इन सब सवालों के जवाब लेते हैं। श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड अंद्राची वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, हाय, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। तो श्वेता, ये बहुत ही अनोखा ट्रेंड है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और इसके पीछे बहुत ज़्यादा कोई ट्रिगर नहीं है, बस डर है शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव का। और ये अमूमन वही निवेशक ज़्यादा हैं जो बाज़ार में पहले अभी अभी आए हैं, बहुत लंबे समय से जुड़े हुए नहीं हैं। अब एनपीएस और इंश्योरेंस अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड या इक्विटी बाज़ार के बदले आप इसमें आ जाइए, ये सोच और ये रणनीति, एनपीएस को पहले कंसिडर करते हैं, उसके बाद इंश्योरेंस की इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के बदले एनपीएस में आ जाना ये कितना गलत है और किन पैमानों पर सही हो सकता है? जी। देखिए, जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है ना, तो ये थॉट्स बहुत आते हैं कि क्या हम बहुत ज्यादा इक्विटी में निवेश किए हुए हैं, क्या हमें दूसरे ऑप्शंस देखने चाहिए। और तो यहाँ पर आम तौर में एनपीएस, नाम है नेशनल पेंशन स्कीम या यूलिप, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस भी है और इन्वेस्टमेंट भी है साथ में। तो हमें ऐसा लगता है कि इन प्रोडक्ट्स में शायद जोखिम कम होगा, या क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन है, यहाँ 100% इक्विटी नहीं होता। इक्विटी भी है, शायद डेट भी है, और हम अज्यूम करते हैं कि फंड मैनेजर अपना इक्विटी और डेट का पोर्शन चेंज करते रहेंगे, तो हमें जब मार्केट में गिरावट आ रही है तो एक प्रोटेक्शन मिलेगी एक तरह की। ये आमतौर पर एक अजम्पशन या परसेप्शन होती है, इसीलिए इस तरह के प्रश्न उठ के आते हैं। अब तीन चार चीजें हैं जो मैं कहूंगी किसी को भी ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक कंपैरिजन कर रहे हैं इन तीनों प्रोडक्ट का। अब तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि देखें, जब आप एनपीएस में जा रहे हैं या एक इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम यूलिप भी कहते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ये आपको लिक्विडिटी की एक फैसिलिटी नहीं देता कि आप जब चाहें अगर इसमें से निकलना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में तो आपको जब निकलना हो आप निकल सकते हैं। यूलिप में 5 साल का एक आपको लॉक इन पीरियड होता है। तीसरा, अगर एनपीएस की बात करें तो एनपीएस एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, तो आप हर साल जब उसमें निवेश कर रहे हैं 60 साल तक आप विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई तो कुछ सालों बाद एक विड्रॉल आपको शायद मिल सकता है, लेकिन आमतौर पर हम कहेंगे यहाँ लिक्विडिटी नहीं होती। 60 साल की उम्र में भी आपको एक पोर्शन ही है जो लमसम मिलता है, और बाकी आपको एन्युटी के तौर पर हर साल मिलते रहेगा, तो लिक्विडिटी आपकी एक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दूसरा, मैं आती हूँ रिटर्न की बात। अगर हम रिटर्न भी देखें ना, तो इतने साल रहने के बाद हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न बनती है, अब लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ, 10 साल का समय आप देख दें, क्योंकि इक्विटी में ज्यादा करके आप लंबे समय के लिए निवेश करोगे। तो अगर उस समय में भी देखें हम, तो म्यूचुअल फंड का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, म्यूचुअल फंड ने आपको एनपीएस से कंपेयर करें तो 2-3% पर एनम ज्यादा ही रिटर्न दी हुई है। और यूलिप के कंपैरिजन में देखूंगी तो आराम से काफी म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने आपको यूलिप से डबल रिटर्न दी हुई होगी। तो अगर आप शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करें, तो तीनों प्रोडक्ट को देखा जाए तो फिर म्यूचुअल फंड एक उभर कर आता है, बेटर प्रोडक्ट होगा आपके लिए। एब्सोल्युटली। और इसीलिए जो है इतना लंबी अवधि के बारे में कहा जाता है, क्योंकि श्वेता, जब आप गिरावट में खरीदारी करते हैं तो ज़्यादा यूनिट्स आप लेते हैं और यहाँ पर एवरेजिंग का आपको फ़ायदा मिलता है। ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से एनपीएस और यूलिप जैसे प्लान में आपको इतनी ईजिली नहीं प्राप्त होते हैं। इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट में अगर आप निवेश कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास इंश्योरेंस कंपोनेंट भी है, तो अधिकतर कुछ साल पहले तो आपका जो प्रीमियम है वो केवल प्रोडक्ट के कॉस्ट में ही निकल जाता है, आपका पैसा लगता
भी नहीं है जहाँ पे निवेश होना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मायने रखते हैं। केवल उतार चढ़ाव से बचने के लिए आप इन तरह के प्रोडक्ट्स में आ जाए। अच्छा, वैसे यूलिप्स की अगर मैं बात करूं श्वेता, तो आजकल तो यूलिप्स भी मिड कैप ओरिएंटेड आ रही हैं और उनमें भी हम देख रहे हैं कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन को फॉलो किया जा रहा है। तो उस तरह की भी यूलिप्स हैं बाजार में जिसको लेकर लोग आकर्षित होते हैं। तो उनको लगता है कि अच्छा इंश्योरेंस भी मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप या जहां भी उनको निवेश करना हो उसका विकल्प उनके पास है। तो ये भी एक फैक्टर है जो प्ले कर जाता है। जी, बिल्कुल। ये देखिए, जैसे मैं कहूँगी, परसेप्शन है कि मुझे सब कुछ मिल रहा है एक ही प्रोडक्ट में। लाइफ इंश्योरेंस भी मिल रही है, आप देखें तो टैक्स का एक बेनिफिट भी मिल रहा है। इसके अलावा मुझे लार्ज, मिड, स्मॉल तीनों का एक्सपोज़र, चाहे तो थोड़ा डेट भी एक्सपोज़र मिल जाए, सभी कुछ होता है। लेकिन यही चीज़ें क्या आपको म्यूचुअल फंड में भी मिल सकती है? ज़रूर मिल सकती है। अगर आप ईएलएसएस स्कीम ले लें तो आपको कहीं न कहीं एक टैक्स एडवांटेज वहाँ पर भी मिल सकता है, और 3 साल का लॉक इन। यूलिप में आपको 5 साल का लॉक इन है। आप अगर अपनी एसेट एलोकेशन करना चाहते हैं, तो आपके पास इक्विटी फंड्स भी हैं, डेट फंड भी है। तीसरा एडवांटेज अगर मैं कहूँगी तो आपको लिक्विडिटी है। आप जब चाहें निकाल सकते हैं। आप जब चाहें अपनी एसेट एलोकेशन, आपकी मार्केट कैप एलोकेशन जो चाहें बदल सकते हैं। अगर आपको आज के दिन पे सोचना कि मुझे 90% इक्विटी चाहिए, 10 डेट चाहिए, आप म्यूचुअल फंड में वो कर सकते हैं। अगले साल आपको अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आप म्यूचुअल फंड में वो कर सकते हैं। आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट में आप कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। प्लस कॉस्ट की आपने बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि म्यूचुअल फंड को अगर मैं देखूँगी तो म्यूचुअल फंड का कॉस्ट आपका ऑन एन एवरेज 1.5% के आसपास होगा। इंश्योरेंस में वो आज के दिन पर आपको 5-6% या कई बारी उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तो पोस्ट कॉस्ट अगर मैं रिटर्न देखूँगी, इसीलिए लंबे समय में म्यूचुअल फंड्स की आपकी रिटर्न बेहतर आके निकल जाती है। और आप अगर मैं स्प्लिट कर दूँ कि मुझे इंश्योरेंस भी अगर चाहिए, तो अगर आप कोई टर्म प्लान ले लें ना, तो एक अच्छा खासा टर्म प्लान एक ज़्यादा सम अश्योर्ड के साथ आपको कम कॉस्ट में मिल सकता है। तो एक टर्म प्लान लेना और म्यूचुअल फंड लेना, वो कॉम्बिनेशन आपको सस्ती मिल सकती है कॉस्ट के हिसाब से, बेहतर रिटर्न पे और ज़्यादा लाइफ कवर के साथ मिल सकती है एज़ कंपेयर्ड टू जो आपको एक यूलिप देगा। एक आखिरी सवाल, उसके बाद हम सवाल जवाब की ओर भी बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर यह है कि इन तीनों को ही अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है, बिकॉज तीनों का ही मकसद अलग है। इंश्योरेंस की जहाँ पर बात आती तो शायद आप इन्वेस्टमेंट को नहीं बल्कि प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहते हो। कैसे इनको क्लब किया जाए अपने पोर्टफोलियो में? जी, बिल्कुल, जैसे आपने कहा, वहीं से शुरुआत करते हैं। टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो आप इंश्योरेंस की जहाँ बात करें तो आप एक टर्म प्लान ले लें, लंबे समय का टर्म प्लान आप ले सकते हैं। बहुत अच्छे मिल जाते हैं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई के टर्म प्लान्स आपको कम कॉस्ट में। तो वो एक ज़रूर आप लें। उसकी भी एक फ़ॉर्मूला रहती है कि कितना टर्म प्लान आपके पास होना चाहिए, तो उसका कंप्यूटेशन करके आप उतने वैल्यू का टर्म प्लान ले लें। तब पेंशन जहाँ हम कहें तो पहले कोई ओल्ड रिजीम में अगर था, तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता था, आपकी रिटायरमेंट प्लान हो जाती थी। तो अगर कोई ओल्ड रिजीम में है तो एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट के लिए आप ले सकते हैं। अगर कोई न्यू टैक्स रिजीम में जा रहा है, तो फिर उतने साल तक अपनी लिक्विडिटी ब्लॉक करना, और जहाँ आपकी रिटर्न भी वुड बी वेरी इक्वल टू, और 1-2% की लोअर रिटर्न ही आती है। एनपीएस आप फिर भी सोच सकते हैं आप कौन से टैक्स रिजीम में हैं और वहां उस हिसाब से लें। म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए, एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, अपनी एक अच्छी एसेट एलोकेशन के लिए बनाने के लिए, वो एक जरूरी पोर्शन है जो किसी के भी पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो मैं कहूंगी एक टर्म प्लान म्यूचुअल फंड जरूर हो। एनपीएस डिपेंड करता है आप किस टैक्स रिजीम में जा रहे हैं। अगर नए टैक्स रिजीम में है तो आपको कोई वैसे एडवांटेज नहीं मिलेगी। अब पुराने टैक्स रिजीम में है तो टैक्स एडवांटेज हो सकता है, तो वहां शायद वो मतलब बन सकता है किसी को ऐड करने के लिए। श्वेता, काफ़ी विस्तार से हमने यहाँ पर बातचीत तो कर ली है, लेकिन चलिए झटपट एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार हमारी पेशकश शुरू करते हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहाँ पर आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे।
नमस्कार और आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, हमारी इस पेशकश जहां पर हम आपके सवालों के जवाब देते हैं और आप जो भी जानकारी लेना चाहें शेयर बाजार से जुड़ी हुई तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और कार्यक्रम के दौरान एक क्यूआर कोड हम फ्लैश करेंगे जो कि आपको स्कैन कर देना है, व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे स्कैन करते ही और वहां पर अपने सवाल जो हैं आप हम तक पहुँचा सकते हैं। राजेश वर्मा साहब हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। सर धन्यवाद अपना सवाल हमें भेजने के लिए। तो सर सवाल तो मेरे पास है आपका, जो भेजा है उसके अलावा कुछ और डिटेल्स ऐड करनी है क्योंकि मेरे पास समय कम है, मैं झटपट आपके लिए सलाह लेना चाहती हूँ अब। हाँ जी मैम, इसमें बस मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन, क्योंकि मेरे को ज़्यादा इसके बारे में इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, तो इसलिए मैंने पूछा है कि अगर मैं उसको 10 लाख रुपीज़ है उसको इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको एक साथ लमसम लगाऊं या कैसे इसको करना चाहिए? समझ गए सवाल जी, यही सवाल है, इसमें कुछ नई डिटेल ऐड नहीं करनी है ना? जी नहीं। परफेक्ट। जुड़ते हैं हमारे गेस्ट से। श्वेता बताइए संक्षिप्त में क्या जवाब देंगी आप इनको? राजेश, सबसे पहले तो 10 लाख आप एक फंड में ना निवेश करें क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी हो जाती है। तो मैं आपसे कहूंगी कि आप एक कम से कम 4 फंड का पोर्टफोलियो बनाएं। मैं आपको फंड के नाम भी बता देती हूँ, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, क्वांट एक्टिव, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्को स्मॉल कैप। ये 4 स्कीम में इक्वली डिवाइड करें। दूसरा सवाल, आप क्या सारा एक साथ करें? आप 50 से 60% लमसम कर सकते हैं और जो बाकी बचा हुआ आपका 4 या 5 लाख है उसे 4 लाख समझ लीजिए। एक एक हफ्ते में 1-1 लाख करके एक पूरे महीने में आप सारा निवेश कर लें। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज आपने पूछी थी, क्या आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जुड़ना चाहिए या बैंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहिए? तो हाँ, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू चले जाएंगे तो आपका जितना भी एग्जीक्यूशन है, फॉर्म भरना, सबमिट करना, वो आसानी से हो जाएगा, कोई आपके लिए कर लेगा। इसके अलावा मैं कहूंगी कि आप चाहें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं, ज़ीरोधा वगैरह बैंक्स के भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, आप वहां से भी परचेस या ट्रांजैक्शन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की। ऑल द बेस्ट राजेश जी। रंजीत सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर है। रंजीत जी नमस्कार। सर कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैम, नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। ओके रंजीत जी, आपका जो सवाल है वो मेरे पास पूरी तरह से मौजूद है, मेरे एक्सपर्ट के पास भी है। इसमें कुछ नई डिटेल है जो आप ऐड करना चाहते हैं अभी? लमसम डालना था मैम, तो कुछ मैंने डाला है। अभी जब गिरावट हुआ था तो उसमें तकरीबन मैंने 2 से 2.5 लाख रुपए तक डाला है, लेकिन और मतलब 4.5 लाख रुपए तक है जो मैं डालना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने अभी जैसे सब में बराबर करके डाला है, क्योंकि आपसे बात हुई नहीं तो मैंने सब में डाला बराबर करके। ठीक है, स्कूल तो इसका एक रिव्यू ले लेते हैं और 4.5 लाख जो और पड़े हुए हैं वो कहाँ डालें वो भी आपको बता देंगी श्वेता। ठीक है, अब आपकी सलाह हम लेना शुरू करते हैं। श्वेता बताइए। रंजीत जी, आपने जो लक्ष्य कहा था, आपने कहा था करीबन आप 2 करोड़ के एक लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं। अब आप जो लमसम कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा जो आप एसआईपी कर रहे हैं उसे 10% से अगर आप स्टेप अप कर लेंगे तो आप आसानी से लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, जो 4 लाख आप निवेश करना चाहते हैं, आप मार्केट की गिरावट के लिए ना रुकें, ये भी अच्छी लेवल है, आप उसे भी मैं कहूंगी निवेश कर लें। तीसरी मैं आती हूँ आपकी स्कीम्स के लिए, तो मेरी यहाँ आपके लिए कोई सलाह है। आपके पास आपने एक इंडेक्स फंड ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फंड में आप और एडिशन ना करें और जब 1 साल का पीरियड खत्म हो जाए तो इंडेक्स फंड से निकल जाना। एक्टिव फंड्स ज्यादा बेहतर होते हैं, वहां आपको 1-2% ज्यादा रिटर्न बन सकती है हर साल। दूसरा, आपने बैलेंस एडवांटेज मल्टी एसेट फंड लिए हुए हैं, 2 है, एचडीएफसी का और वाइट ओक का। अब ये आप इक्विटी पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो आप 100% इक्विटी फंड्स में निवेश करें। डेट अगर आपके पास कहीं और है तो उसे 100% डेट रखें। 2 फंड इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी और मोतीलाल मिड कैप फंड, यहाँ आप और एडिशन ना करें, अगर 1 साल खत्म हो जाए तो निकल जाना। इनके जगह पे जो आप नए फंड्स ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, मैं कहूंगी आईसीआईसीआई का डिविडेंड यील्ड फंड, कैनरा रोबेको का मल्टी कैप फंड और एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, ये आप ऐड कर लें। बाकी जो आपके पास फंड्स हैं वो अच्छे हैं, उनमें आप और टॉप अप कर सकते हैं।
ऑल द बेस्ट। दया त्रिपाठी जी का सवाल लेंगे और ये सवाल यूट्यूब से है। श्वेता, डिटेल्स मैं पढ़ूंगी नहीं। 10% स्टेप अप करेंगे और बाकी फंड्स के नाम आपके पास हैं। करंट पोर्टफोलियो की वैल्यू 16 लाख है, बताइए। जी। तो दया जी के पोर्टफोलियो में मेरी एक ऑब्जर्वेशन तो ये थी, इनके पास ओवरसीज फंड है। एक नैस्डैक का फंड है और एक फ्रैंकलिन का यूएस अपॉर्चुनिटीज फंड है। अब अब जो सिचुएशन है, अगर हम अगले 2-3 साल की भी बात कर रहे हैं तो इंडिया इक्विटी में रहना ज्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू कोई भी ग्लोबल इक्विटी का फंड। तो ये 2 फंड में से ये निकल जाएं। इसके अलावा मेरे एसेट का लार्ज एंड मिड कैप फंड और एसबीआई का स्मॉल कैप फंड और कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड। ये दया जी, आप अपने पोर्टफोलियो से अगर 1 साल खत्म हो गया है, एग्जिट लोड के बाहर हैं, तो आप इनमें से निकल जाएं। इसके अलावा जो आप ऐड कर सकते हैं, मैं आपसे कहूंगी कि डीएसपी का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, आईसीआईसीआई का फोकस इक्विटी फंड और कोटक का मल्टी कैप फंड है। ये 4 फंड आप रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फोन लाइन पर किशोर हमारे साथ हैं। नमस्कार किशोर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो किशोर जी नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं किशोर नहीं, मेरा नाम सूरज चक्रवर्ती है। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। ओके, आपका सवाल बताएंगे सर? मेरा 15 इयर्स के लिए है, 30,000 पर मंथ। ओके ओके, आपको अभी शुरू करना है ना इन्वेस्टमेंट? हाँ, यस यस। चलिए उसी को लेके गाइड करते हैं। श्वेता? जी, सुरजीत जी, पहले तो मैं आंकड़े बता देती हूँ। अगर आप 30,000 हर महीने निवेश कर रहे हैं करीबन 15 साल के लिए, तो ये आपको 2 करोड़ के आसपास की एक वैल्यू पे ले जाता है। तो देखें आपका लक्ष्य पूरा होगा या नहीं। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मैं कहूंगी कि शुरुआत करें आप 4 या 5 फंड से, सो दैट आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है। लार्ज मिड स्मॉल भी मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन दूंगी, क्योंकि 15 साल का समय है। तो एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड, क्वांट का लार्ज कैप फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड और कोटक इमर्जिंग फंड, ये 4 फंड से आप शुरुआत करें। 1 साल में एक बार जरूर इसे रिव्यू करना है, इस पोर्टफोलियो को। के साथ मुझे लगता है शो को समाप्त करने का समय भी हो गया है। श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया, तमाम सवालों के जवाब दिए और दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाज़त दें और तमाम दर्शकों को हम कहते हैं कि अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहें। व्हाट्सएप करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डाल सकते हैं। नमस्कार।